हेलो बच्चों, महादेव। आज का वीडियो बहुत छोटा है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मीनिंग क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उस पर बड़े ही लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 3-4 है और 3-4 को मिलाकर हार्डली 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ और उस पर जो आईआईटी के क्वेश्चन आए हैं उनको मैं ले रहा हूँ। ये छोटा सा वीडियो है। आप सबसे रिक्वेस्ट है बेटा, देखो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कम कर रहे हो, इससे थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सहयोग करो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। और फिलहाल शुरू करते हैं। देखो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं। नंबर 1 कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस म्यूचुअली इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, आपस में काटती नहीं हैं, क्योंकि काटेंगी तो एक ही पॉइंट पर नेट फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन क्या थी? अगर एक मैं हल्का सा रिकैप करूं तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ज्योमेट्री है, एक फिगर है, जो उन पॉइंट से मिलकर बना है कि किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट पर नेट फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। ये मैंने समझाया था। उसके बाद से तो हमने बताया था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स म्यूचुअली इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि तब ऐसा होगा कि उस पॉइंट पर नेट फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है। नंबर 2, ये जितनी क्लोजर होंगी फील्ड उतनी स्ट्रांगर होगी, जितनी दूर दूर होंगी फील्ड उतनी वीकर होंगी, बीच का गैप बराबर होगा तो फील्ड यूनिफॉर्म होगी। अगर एक सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्ट्रेट लाइन होंगी, वो चार्ज से ओरिजिनेट होंगी, इन्फिनिटी पर टर्मिनेट होंगे। अगर सिंगल आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इन्फिनिटी से ओरिजिनेट होकर चार्ज पर टर्मिनेट होंगी। एक से ज़्यादा चार्जेज हैं तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होकर नेगेटिव पर टर्मिनेट होंगी और स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे। ये तमाम बातें हमने बताया था और ये भी बताया था कि अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी है, कोई मेटेलिक बॉडी है, तो फील्ड लाइन्स उसके भीतर नहीं पाई जाएंगी, क्योंकि वहाँ नेट फील्ड जीरो होता है। और सारी फील्ड लाइन्स कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस से नॉर्मल होंगी। क्यों होंगी? सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके जस्ट पहले का वीडियो आप देखो तो सारी बातें समझ में आएंगी। फिलहाल अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ और ये आईटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बेटा जरा ध्यान से समझो, मैं पढ़ दे रहा हूँ क्या करना है। कह रहा है ए मेटेलिक सॉलिड स्फीयर, ये फिगर है किस स्फीयर का? जो मेटल का बना हुआ है। उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर रख दिया गया है। फील्ड पहले से मौजूद थी और फील्ड कैसी थी? यूनिफॉर्म थी। उसके भीतर इसको रख दिया गया। तो जो फील्ड लाइंस इसके विसिनिटी में है, इसके नज़दीक में है, वो थोड़ी चेंज होकर वैसे हो गई हैं जैसा कि 4 फिगर में दिखाया गया है। तो कौन सा फिगर उन फील्ड लाइन के एप्रोप्रिएट ओरिएंटेशन को शो करता है, हमको ये बताना है। फिगर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दूं, ये एक मेटेलिक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, और पहले से मौजूद जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है के भीतर उसको रख दिया गया है। इससे इसके आसपास 4 फील्ड लाइनों के कॉन्फ़िगरेशन को दिखाया गया है। फील्ड लाइन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। हमें बताना है कि कौन सी फील्ड लाइन यूनिफॉर्मली या प्रॉपरली ड्रॉ की गई है। तो देखो, ये जो कुछ डायग्राम बना है एग्जैक्ट किसी स्केलिंग से नहीं बना है, काम भर एक ट्रेंड वाइज बना है। नंबर 1 कि अगर इस पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फील्ड लाइन के बीच का गैप बराबर होना चाहिए। तो रफली मान लो कि ये सारे गैप बराबर है, जो दिख नहीं रहे हैं लेकिन मान लो कि सारे गैप बराबर हैं। अब देखो, पहली फील्ड लाइन इसके भीतर से होकर गई है, तो ये सही होगा कि नहीं इसका फैसला कर लेते हैं। तो मैंने बताया था कि कंडक्टिंग बॉडी के भीतर से फील्ड लाइंस होकर पास आउट नहीं होती हैं, बाहरी फील्ड लाइंस नहीं जाती हैं। तो कुल मिलाकर पहला फिगर तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये फील्ड लाइन नंबर 1 इसके भीतर से होकर जारी है। नंबर 2, ये फील्ड लाइन इसके भीतर से होकर नहीं जा रही है, तो ऐसा लगता है कि सही होगा फिगर नंबर 2, ये फील्ड लाइन नंबर 2। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि खास बात ये ध्यान दो कि कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस ऑफ फील्ड लाइंस नॉर्मल होती हैं। तो नॉर्मल वही होगा जो स्फीयर के केस में
सेंटर से होकर जाएगा, और सेंटर जानबूझकर मैंने ऊपर बनाया है। तो ये यहाँ तक तो सही है कि कंडक्टिंग बॉडी के भीतर से होकर फील्ड लाइन्स नहीं जाती हैं, लेकिन ये फील्ड लाइन सरफेस पे नॉर्मल नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द स्फीयर। इस वजह से ये भी गलत हो गया। तीसरी फील्ड लाइन देखो, सेंटर से होकर जा रही है, तो नेचुरली ये कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पर नॉर्मल मानी जाएगी, क्योंकि जो सेंटर से होकर जाएगी वो रेडियस के लॉन्ग मानी जाएगी, और रेडियस स्फीयर पर क्या होती है, नॉर्मल होती है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्यों होती है, अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि कंडक्टिंग बॉडी के भीतर फील्ड लाइन होकर नहीं जानी चाहिए, और ये फील्ड लाइन इसके भीतर से होकर पास आउट हो रही है। इस वजह से ये गलत हो जा रहा है। नॉर्मल तो है, लेकिन पास आउट हो रही है, जैसे 1 पास आउट हो रही है, इसलिए गलत है। फिगर 4 क्यों सही है? फिगर 4 में डॉटेड नहीं बना था, ये मैंने अपनी ओर से बना दिया, ये बताने के लिए कि फील्ड लाइन भीतर से नहीं जा रही है, लेकिन अगर इसे आगे प्रोड्यूस किया जाए तो ये इस पॉइंट पर नॉर्मल होगी, क्योंकि इसको आगे बढ़ाने पर सेंटर से ये जाती हुई दिख रही है। तो ये फील्ड लाइन का ये वाला हिस्सा इस स्फीयर के सरफेस में नॉर्मल है, नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, नॉर्मली बाहर निकल रही है। यहाँ भी ये नॉर्मल है, क्योंकि पीछे बढ़ाने पर सेंटर से जा रहा है, इसलिए ये प्रॉपरली इसी को ड्रॉ किया गया है। तो फील्ड लाइन क्यों सही है? क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर के या कंडक्टिंग बॉडी के भीतर से फील्ड लाइन्स नहीं जाती हैं, तो देखो नहीं जा रही है। लेकिन फील्ड लाइन सरफेस पे नॉर्मल होती हैं। नॉर्मल की पहचान ये होती है कि इफ दे आर प्रोड्यूस इन थरो डायरेक्शन, दे विल पास थ्रू सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो यहीं तक दिखाया गया है, लेकिन अगर ये आगे बढ़ाई जाती तो देखो कहाँ जा रही है, सेंटर से होकर जा रही है। सेंटर से होकर जाने की वजह से ये इस पॉइंट पर नॉर्मल मानी जाएगी, इस पॉइंट से नॉर्मल निकलती मानी जाएगी, इसलिए प्रॉपरली फिगर नंबर 4 सही है। तो ये आईटी का पुराना और अच्छा क्वेश्चन है बेटा, तो आपने इसे देखा, होपफुली समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लेते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं और देखते हैं कि हम उसे क्या आंसर ढूंढेंगे। तो देखो पहले मैं 4 डायग्राम बना दूं, वो 4 ऑप्शन हैं, तब मैं क्वेश्चन की बात करूंगा तो सारी बातें होंगी। डायग्राम नंबर 1, थोड़ा अच्छा नहीं बना, मैं अच्छा बना रहा हूँ, मैं ज़रा दोबारा बना रहा हूँ। कुछ लोगों की ज्योमेट्री बड़ी अच्छी होती है भाई, मेरी ज़रा भी अच्छी नहीं है, तो प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं बना दूँ। ओके, ये काम भर लगभग सही है। और ये लास्ट है। देखो बेटा, क्वेश्चन ये है कि दिस इज द मेटेलिक शेल, दिस इज हॉलो मेटेलिक शेल। ये मेटल का खोखला गोला है, और इसके सेंटर पर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रख दिया गया है, क्यू 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 एंड क्यू। 4 फिगर दिए गए हैं, ये 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 है, ये 4 हो गया। तो थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बना है, लेकिन मान कर चलो कि काम भर सही है। ये 4 स्फेरिकल शेल हैं, मीन्स मेटल का खोखला गोला है, इसकी कुछ न कुछ थिकनेस होगी दिया गया है, और उसके सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव रख दिया गया है, और फील्ड लाइंस का कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। मैं बना दे रहा हूँ, एक ऐसे है, एक यूं है, एक यूं है, एक ऐसे है। ये फिगर नंबर 1 हो गया।
फिगर नंबर 2 में जो दिया गया है ऐसे है। फिगर 2 में यूं दिया गया है। फिगर नंबर 3 में दिया गया है ऐसे। और बस हो ही गया। और फिगर नंबर 4 में दिया गया है ये फिगर नंबर 4। तो देखो ये बिल्कुल बात समझ में आनी चाहिए। मैं फिर से पूरी बात रिपीट कर दूं। मेटल का खोखला गोला है, हॉलो थिन स्फेरिकल शेल है और इससे सेंटर पर पॉइंट चार्ज रख दिए गए हैं और फील्ड लाइन का कॉन्फ़िगरेशन ये 4 दे दिया गया है। हमें बताना है कि कौन सा फिगर सही होगा या कहाँ पर फील्ड लाइंस प्रॉपरली ड्रॉ की गई हैं, ऑल्दो वो स्केलिंग के हिसाब से ड्रॉ नहीं की गई हैं, ट्रेंड के वाइज हिसाब से ड्रॉ की गई हैं। तो देखो नंबर 1 फील्ड लाइन को कैसे खींचेंगे, कैसे जानेंगे? तो प्रॉपर्टी नंबर 1 मैंने बताया था कि आगे और बताऊंगा भी कि कंडक्टिंग बॉडी के भीतर चाहे सॉलिड हो या हॉलो हो, अगर चलो हॉलो ही है, कैविटी है, अगर कोई कंडक्टर है और उसको भीतर अगर चार्ज दे दिया जाए तो कंडक्टर के भीतर नेट चार्ज जीरो हो जाता है, कैविटी के भीतर नेट चार्ज जीरो हो जाता है। फिर से मैं बात रिपीट कर दूं, अगर कोई कैविटी है, कैविटी का मतलब क्या हुआ? कोई लोहे का गोला है, मेटल का गोला है, खोखला है और ये खाली जगह है, यहाँ पर कोई चार्ज दिया गया है, तो कंडक्टर के भीतर सॉरी कैविटी के भीतर नेट चार्ज जीरो हो जाता है। नेट चार्ज तभी जीरो होगा जब हम मानेंगे कि बाई इंडक्शन यहाँ पर उतना ही चार्ज पैदा हो जाए। तो यह इंडक्शन का प्रोसेस होता है, अगर आपने प्लस क्यू चार्ज दिया तो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज हो जाता है। लेकिन चार्ज कैविटी को दिया गया, कंडक्टर को तो दिया नहीं गया है। लेकिन लॉजिकली अगर कंडक्टर के इनर पोर्शन में माइनस क्यू चार्ज पैदा हो रहा है और कंडक्टर पर नेट चार्ज जीरो है, तो जरूरी है कि आउटर पोर्शन में प्लस क्यू चार्ज पैदा हो जाए। लेकिन ये चार्ज फ्री है तो ये चार्ज पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मैं फिर से पूरी बात रिपीट कर दूं, देखो ये बातें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और अगले वीडियो में भी मैं डिस्कस करूंगा कि ध्यान से सुनो कि अगर कोई कंडक्टर है उसके भीतर खाली जगह है, इस खाली जगह को कैविटी बोलते हैं। कैविटी की प्रॉपर्टी होती है जो आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे या मैं आगे भी डिस्कस करूंगा कि कैविटी को कोई चार्ज न दे तो चार्ज नहीं रहेगा और कैविटी को चार्ज दे तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। तो मान लो कि ये कोई कंडक्टर है, ये कैविटी है, हमने क्यू चार्ज दे दिया, तो जब क्यू चार्ज दे देंगे और यहाँ पर नेट चार्ज जीरो होना है तो तभी हो पाएगा जब एनी हाउ यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज दिख जाए। अभी जो माइनस क्यू चार्ज है ड्यू टू इंडक्शन पैदा होता है, मीन्स इसके इनर वाल पर मिलकर ये टोटल चार्ज माइनस क्यू के बराबर हो जाता है। नंबर 2, चार्ज तो कैविटी को दिया गया था, कंडक्टर को दिया नहीं गया था, लेकिन ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज पैदा हो गया और अभी भी कंडक्टर पर नेट चार्ज जीरो है, तो जरूरी है कि जितना चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हुआ है उतना ही चार्ज कंडक्टर के आउटर मोड सरफेस पर ये इंड्यूस हो जाए, यानी कि प्लस क्यू चार्ज यहाँ टोटल मिलकर चला है।
लेकिन ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये सरफेस पर यूनिफॉर्मली फैल जाता है। तो वो एक जगह नहीं होता, जैसे माइनस क्यू चार्ज पर सरफेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इस बाहरी चार्ज का भीतर के चार्ज से कोई रिलेशन नहीं होता है। इस चार्ज को हम मान सकते हैं। अच्छा, कंडक्टर में एक और बात होती है कि आपने पढ़ा होगा, आगे पढ़ोगे, कि अगर हमें इसकी वजह से या सरफेस से कोई चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जानने के लिए सरफेस के सारे चार्ज को हम सेंटर पर पॉइंट चार्ज मानकर रिज्यूम कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट वैसे ही अगर यहाँ पर टोटल चार्ज प्लस क्यू है और यहाँ पर फील्ड की वैल्यू जाननी है, तो इस सारे प्लस क्यू चार्ज को इन इमेजिनेशन आप यहाँ सेंटर पर पॉइंट चार्ज मानकर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। और उस केस में तब क्या होगा कि भीतर के चार्ज या बाहर के चार्ज से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, यानी कि सारा चार्ज माना जाएगा कि सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस पर भीतर के चार्ज का कोई इंटरेक्शन नहीं है। उस केस में ये सिंगल आइसोलेटेड चार्ज की तरह माना जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तब स्ट्रेट लाइन होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे होंगी? स्ट्रेट लाइन होंगी। इन 3 या 4 चीज़ों की प्रॉपर्टी को ध्यान रखकर हम बात करेंगे और देखेंगे कौन सा फिगर सही होगा। देखो, डिटेलिंग मैंने किया है, लेकिन ये कैविटी की प्रॉपर्टी मेरे पुराने वीडियो में भी है, आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वहाँ डिटेल बात करूंगा। अभी जो प्रॉपर्टी कहता जा रहा हूँ उसके बेस पर आप जरा चीज़ों को समझते चलो। तो देखो, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 1 में 2 गलतियाँ हैं। पहली बात कि फील्ड लाइन कंडक्टर के भीतर से भी होकर जा रही है, तो ये तो गलत है। हमने 12 बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के भीतरी पोर्शन से उसके मटेरियल से होकर नहीं जा सकती है, तो पहली गलती तो ये हो गई। नंबर 2 गलती ये हो गई कि अगर प्लस क्यू चार्ज यहाँ है और इंडक्शन से माइनस क्यू चार्ज यहाँ माना जाएगा, तो अगर एक से ज़्यादा चार्जेज दिख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की भी स्ट्रेट लाइन नहीं होंगी। तो 2 गलतियाँ हैं। पहली बात कि फील्ड लाइन कंडक्टर के भीतर से होकर जा रही है, और दूसरी बात कि ये वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन स्ट्रेट लाइन है। इन 2 वजहों से ये फिगर नहीं होगा। नंबर 2, यहाँ क्या है कि यहाँ फील्ड लाइन्स भीतर से होकर नहीं जा रही हैं, ये तो सही है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर यहाँ पर क्यू चार्ज हो जाए तो इंडक्शन से यहाँ पर मिलकर माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की भी स्ट्रेट लाइन नहीं होंगी, और ये सारी फील्ड लाइन्स कैसी हैं? स्ट्रेट लाइन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी कैसे? तो देखो, मैंने बताया था अलग से कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। फील्ड लाइन्स कुछ ऐसे होंगी, कर्व होंगी, लेकिन यहाँ फील्ड लाइन्स क्या है? स्ट्रेट है। तो इसमें बेसिक गलती ये है कि फील्ड लाइन्स स्ट्रेट है। यहाँ तक तो सही कि कंडक्टर के भीतर से होकर नहीं जा रही है, तो फील्ड लाइन की स्ट्रेट होने की वजह से ये फिगर नहीं हुआ। अब यहाँ देखो, बाकी जो 2 फिगर है, 2 फिगर में ये फील्ड लाइन्स स्ट्रेट नहीं है, फील्ड लाइन स्ट्रेट नहीं है, यहाँ भी स्ट्रेट नहीं है, भी स्ट्रेट नहीं है, भी स्ट्रेट नहीं है। तो संभावना बनती है लॉजिक की कि इनमें से कोई हम एक फिगर सेलेक्ट करें। गलती इसमें ये हो जा रहा है इस फिगर में कि फील्ड लाइन से भीतर से होकर जा रही है, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया। स्ट्रेट नहीं है और नॉर्मल है क्योंकि सेंटर से होकर जा रही हैं, ये सारी बातें सही हैं, लेकिन चूंकि भीतर से होकर जा रही है इसलिए गलत हो गया। ये पूरी तरह सही क्यों है? फिगर नंबर 3 पूरी तरह सही क्यों है, जरा समझने की कोशिश करो। यहाँ प्लस क्यू चार्ज है तो इंडक्शन से यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज पैदा हो गया होगा। फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव पर टर्मिनेट होती हैं। तो देखो, सारी फील्ड लाइंस प्लस क्यू से पैदा हो गई, यहाँ एरो खत्म, यहाँ एरो खत्म, यहाँ एरो खत्म, यहाँ एरो खत्म, तो नेगेटिव पर टर्मिनेट हो गई। एक से ज़्यादा चार्जेज हैं क्योंकि एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज इंडक्शन से यहाँ फैला हुआ है, इसलिए फील्ड लाइन से स्ट्रेट लाइन नहीं होंगी, तो देखो स्ट्रेट लाइन नहीं है। नंबर 3, फील्ड लाइन सरफेस में नॉर्मल होंगी, तो ये सारी फील्ड लाइंस इस इनर सरफेस पर क्या है? नॉर्मल है।
कंडक्टर के भीतर से नहीं जाएंगे तो भीतर से नहीं जा रहे हैं। अब जितना ये प्लस क्यू चार्ज है इंडक्शन से उतना माइनस क्यू चार्ज पैदा हो गया और उतना ही ऊपर प्लस क्यू चार्ज पैदा हो गया। ये प्लस क्यू चार्ज जो दिख नहीं रहा है पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। उस प्लस क्यू चार्ज का भीतर के चार्ज से कोई रिलेशन नहीं है किसी भी चीज़ का, चाहे पोटेंशियल को लेकर या फील्ड वगैरह को लेकर, जिसके बारे में हम आगे डिटेल बात करेंगे। तो इस प्लस क्यू चार्ज को जो यहाँ पर आ चुका है इसे हम सिंगल आइसोलेट चार्ज मान सकते हैं। और जब चार्ज सिंगल आइसोलेट होगा, सराउंडिंग में कोई और चार्ज नहीं होगा, इनकी माइनस क्यू को प्लस क्यू को हम इस बाहरी चार्ज के सराउंडिंग में नहीं जूम करेंगे क्योंकि भीतर नेट चार्ज जीरो है, तो इसे सिंगल आइसोलेट चार्ज की तरह माना जाएगा। तो जो भी फील्ड लाइन्स होंगी स्ट्रेट लाइन होंगी, और स्ट्रेट लाइन होंगी तो ऐसे होंगी और ये इन्फिनिटी पर टर्मिनेट होंगी। यही वजह है कि जितने फील्ड लाइन्स हैं ये स्ट्रेट हैं और ये कहाँ खत्म हो जाएंगे, इन्फिनिटी पर खत्म हो जाएंगे। तो इन तमाम प्रॉपर्टीज को ध्यान रखकर ओनली एंड ओनली यही फिगर सही दिखता है। तो देखो बेटा, हमने डेलिबरेटली दो ही क्वेश्चन लिए और दो क्वेश्चन जो मैंने पीछे लिए हैं उनमें हमने कोशिश किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की सारी प्रॉपर्टी चली आएँ। आईटी में एक दो क्वेश्चन और भी हैं, वहाँ पे कमोबेश इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है। कहीं कहीं इस बात का यूज़ किया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। इस चीज़ को लेकर भी कुछ क्वेश्चन्स हैं जिनको मैं देखता हूँ अगर पॉसिबल हो सकता है तो। लेकिन मेनली यही दो क्वेश्चन आईटी में अच्छे हैं जिन पर हम डिस्कस कर सकते हैं। चलो आज के लिए आखिरी क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि वो कैसे होगा। आखिरी क्वेश्चन में ही सारा खेल ज्योमेट्री का है और जरा इसको समझो कि क्या दिया गया है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन में आईटी का ले रहा हूं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तीन पॉजिटिव पॉइंट चार्जेज हैं और उन्हें ट्रायंगल के इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीन कोनों पर रखा गया है और जो उनसे फील्ड लाइंस पास आउट हो सकती हैं उनका एक रफ डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम दे दिया गया है। तो देखो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये सिंबल है तीन प्लस क्यू चार्ज का जो किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ऐसे मान लो कि तीन कोनों पर रखे गए हैं। कुछ फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं, फील्ड लाइंस ऐसे दिखाई गई हैं, ऐसे दिखाई गई हैं, यूं दिखाई गई हैं, और यूं। ये फिगर नंबर 1 है, ये बनाया गया है। फिगर नंबर 2 में ये बनाया गया है, ये these are the positions of 3 point charges kept at corners of an equilateral triangle। कुछ ऐसे फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं, फील्ड लाइंस यूं हैं और यहां कुछ ऐसे है। ये फिगर नंबर 2 में ये फील्ड लाइंस ऐसे दिखाई गए हैं, ये फिगर नंबर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई गई। फिगर नंबर 3 में ये ऐसे दिखाई गई हैं। एरो नहीं बना है, फिगर नंबर 3 में।
और फिगर नंबर 4 में इनको ऐसे दिखाएंगे। ऐसे दिखाया गया है। ये फिगर नंबर 3 एंड फिगर नंबर 4। हमें बताना है कि कौन से फील्ड लाइन प्रॉपरली ड्रॉ किए गए हैं। क्वेश्चन फिर से देखो, फिर क्वेश्चन ये है कि ये एक यहाँ 3 चार्जेस हैं क्यू क्यू क्यू, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये चार्जेस फिक्स कर दिए गए हैं और इन चार्जेस की फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया गया है फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। आप और ये ट्रायंगल मैं अपनी ओर से बना दे रहा हूँ, ये कोई फील्ड लाइंस नहीं है, ये ट्रायंगल टाइप में ऐसे समझ लो चार्जेस रखे गए हैं, चार्जेस रखे गए हैं। हमें बताना है कि कौन सी फील्ड लाइंस प्रॉपरली ड्रॉ की गई हैं। तो पहला तो प्रॉपरली ड्रॉ नहीं की गई है, ये चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज पॉजिटिव है। फील्ड लाइंस पॉजिटिव से चलकर नेगेटिव टर्मिनेट होती हैं। यहाँ तो दिया गया कि पॉजिटिव चल के पॉजिटिव पर ही टर्मिनेट हो रही हैं, तो इस वजह से ये डायग्राम गलत हो गया। नंबर 2, यहाँ पर ये चार्जेज हैं जिनको मैं दिखा दे रहा हूँ, चार्जेज ये हैं, लेकिन बीच में एक सर्कल बना हुआ है, मीन्स फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना रही हैं। तो फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, ये ओरिजिनेट होती हैं, टर्मिनेट होती हैं, और जहाँ जिस चार्ज से चले थे वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। ये बातें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, अभी नहीं समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्लोज लूप बना हुआ है। नंबर 2, फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, टच नहीं करती हैं। यहाँ पर फील्ड लाइंस देखो टच कर रही हैं, टच कर रही हैं, इस वजह से डायग्राम गलत हो गया। यहाँ पर तो पूरा क्लोज लूप है जो इम्पॉसिबल है। ये क्यों सही है जरा समझो। ये सारे चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो फील्ड लाइंस इससे अवे होंगे। 2 चार्जेस के बीच में कहीं नेट फील्ड 0 होगी, यही वजह फील्ड लाइंस कहीं बीच में नहीं दिखाई गई हैं। फील्ड लाइंस बीच में कहीं नहीं दिखाई गई हैं, फील्ड लाइंस बीच में कहीं नहीं दिखाई गई हैं। तो रफली ये जो फील्ड लाइंस हैं, इन चार्जेस की वजह से, जो कि सेम नेचर के हैं, ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर रखे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर रखे हैं, उनका जो इन चारों में बेस्ट रिप्रेजेंटेशन हो सकता है प्रॉपरली, सारी चीज़ों को लॉजिकली लेकर, वो इसी में हो सकता है। तो यहाँ पर ये डायग्राम सही है। तो बेटा हमने काम भर सारे फील्ड लाइंस की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं को लेकर और ये क्वेश्चन बता दिया। 1-2 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में लिए थे वो समझाने के लिए। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर जितने क्वेश्चंस या जो अप्रोचेज आईआईटी में आते हैं, लगभग हमने सबको ले लिया है। तो फील्ड लाइन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जो अगला वीडियो होगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर होगा। बेटा तब तक के लिए महादेव।